तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि बोर ने एनर्जी के विषय में क्या बताया, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था उसको बोर ने कैसे डिफाइन किया, है ना। सो एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। एनर्जी स्टेशनरी स्टेट का तो उतना ही मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में हो तो उसे हम लोग एनर्जी स्टेशनरी स्टेट बोल देते हैं। यानी कि n is equal to 1 is a stationary state, n is equal to 2 is another stationary state। और इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग Vn पढ़ के आए हैं, Rn पढ़ कर आए हैं, और ये सब कहाँ से आए थे, बोर के दो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन थे, उन्हीं से हमने Vn और Rn की वैल्यू निकाली। अब स्पीड समझ लिए, रेडियस समझ लिए, एनर्जी समझने की बारी है। समझें, पहले तो स्टेशनरी स्टेट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी स्टेट, एक बार फिर से लिख लीजिए। अब यहां थोड़ा सा, अभी तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब हमने समझा कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट रहती है एक शेल में या एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। नाउ दिस इज स्टेशनरी स्टेट, वो था स्टेशनरी ऑर्बिट। देखें क्या है, बोर प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी एज दे ऑर्बिट द न्यूक्लियस। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। So electron exists in the state of constant energy। जब रेडिएट ही नहीं करेगा तो जो एनर्जी है वही रहेगी। So these constant energy states were called stationary states by Bohr। यही जो कांस्टेंट एनर्जी स्टेट थी उन्हें ही बोर ने स्टेशनरी स्टेट बोला। तो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये वैसे ही जैसा स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो किसी तरह की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है। रेडिएट का मतलब हो गया रिलीज, नो रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, तो उसे ही स्टेशनरी स्टेट बोल दिया गया। ओके, नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़ें। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। तो अब जैसे ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं भाई, Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो पहले तो पॉइंट चार्ज का मतलब समझो क्या है। पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज की जो डायमेंशन है वो बहुत छोटी है, यानी उसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सके। सो साइज ऑफ चार्ज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस R, तो उसको पॉइंट चार्ज नाम दिया गया। अच्छा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 गिवन एट अ डिस्टेंस ऑफ R। 2 point charges Q1 and Q2 given at a distance of R। तो इस तरह से 2 Q1 और Q2 को ड्रॉ करना होगा कॉपी में, और उनके बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है उसको R लिखना होगा। ठीक, अब समझिए पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा डिटेल में समझाने की उतनी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा सा जान लो तो समझने में आसानी होगी, आगे मॉडल, बोर का मॉडल ठीक से समझ आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले तो ध्यान रहे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। एक इंडिविजुअल चार्ज या एक इंडिविजुअल पार्टिकल उसके लिए डिफाइन नहीं होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर एन इंडिविजुअल चार्ज ऑब्लिक पार्टिकल, full stop. It is always defined for a system of charge oblique particles.
ये हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज या पार्टिकल के लिए डिफाइंड होती है। आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा होगा, है ना। सो डिटेल्स इन वर्क पावर एंड एनर्जी। अब हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं जनरली दो तरह की, कौन कौन सी? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ते हैं वही आप वर्क पावर एनर्जी यानी जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है उसमें पढ़ते हैं। सो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जब सिस्टम ऑफ मासेस आर कंसीडर्ड, है ना। से एटलीस्ट 2 masses आर देयर, देन वी कॉल देम अ सिस्टम ऑफ मास। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर दैट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस आर कंसीडर्ड। एटलीस्ट 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए तो हम कहेंगे कि भाई ये एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, ठीक से याद रखें। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये बात है। पहले तो यही जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड है, चाहे वो मास का सिस्टम हो चाहे वो चार्ज का सिस्टम। और हम अपने बोर मॉडल में चूंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात करते हैं तो नेचुरली चार्ज की बात करेंगे। वैसे तो कहने को न्यूक्लियस में भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करनी चाहिए। देखो बताते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यहां तक पहले नोट कर लिया जाए। ठीक से साफ साफ लिखेंगे बच्चों, कॉपी में लिखने में काम चोरी नहीं करना है, तभी आप कुछ कंसिडरेबल सीख पाइएगा। अब देखिए, पॉइंट चार्जेस ऑल्सो हैव मास। मास तो सभी में होता है, एनी मैटर इज ऑलवेज हैविंग अ मास, बट देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सट्रीमली लो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों होता है ऐसा? देखें, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी कम क्यों होती है कि उसको देखा भी नहीं जाता है ना, उसको कंसीडर भी नहीं किया जाता है। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही कंसीडर किया जाता है पॉइंट चार्जेस के केस में। उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू तो हो जाती है kq1q2/r। अब अगर यही पॉइंट चार्जेस के मास m1 और m2 हो, सेपरेशन तो आ रही है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज gm1m2/r। तो ये जो k है बच्चों, ये k की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड। यूनिट हो गया इसका जूल मीटर कूलम स्क्वायर। यूनिट आप समझ ही रहे होंगे बिकॉज इट इज अ एनर्जी। सो अगर k की वैल्यू लिखेंगे तो एनर्जी इंटू r डिवाइडेड बाई q1 q2। So energy is joule and R is meter. So joule meter divided by coulomb square. This is K. ऐसे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू आ जाती है 6.67 × 10⁻⁻11। अब इसका भी यूनिट कुछ आ गया। अब अगर केवल हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान दें तो आप देखें कि कितना कम है G इस K से। ये जो G है इट इज 10⁻⁻11 और ये जो K है इट इज 10⁻+9। तो कितना डिफरेंस है, कितने गुने का डिफरेंस है। तो चूंकि ये G ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये G क्या हो जाता है, बहुत बहुत छोटा है K से। उल्टा लिख दिया है मैंने, उसको ठीक कर लें बच्चों। This G is very 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 less than K, या K जो है वो बहुत बड़ा होता है किससे, G से। या इसको आप ऐसे करिए, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पे क्या कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए K और यहां कर दीजिए G। नाउ इट्स फाइन। तो ये K बहुत बड़ा है G से, इसलिए इस एनर्जी की वैल्यू भी बहुत बड़ी आ जाती है इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से।
तो अगर पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो चूंकि ये Q1, Q2 ये सब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, M1, M2 बहुत छोटी होती हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो जब बात पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऐसी बात करी जाएगी तो उस पोटेंशियल एनर्जी में केवल इसी का रोल अहम होता है, ये तो ना के बराबर होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब बड़ी होगी? जब ये M1, M2 बहुत बड़े बड़े हो, मीन्स दो प्लैनेट्स के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन इट इज कंसिडरेबल। इवन अब जैसे पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट मास हैं, तो उनके मास तो बहुत छोटे होते हैं। इवन जो हमारे अर्थ पे जो मासेस मिलते हैं, से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पर्सन्स, दो लोग खड़े हैं थोड़ी दूरी पर, तो वो भी कोई कंसिडरेबल नहीं होगा क्योंकि m बहुत छोटा है। ये g तो 10⁻⁻11 है ना। अब इसको ओवरकम करने के लिए m होना चाहिए 10⁻12, 13 इस तरह का। तो जब दो प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट्स के सिस्टम्स में हम लोग इस GPE का रोल होता है, बाकी नॉर्मल मासेस में इसका कोई रोल नहीं है। एनीवेज, तो अब ये समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वो है KQ1Q2/R। GPE को क्यों इज्जत नहीं दी जाती है? क्योंकि इसका जो G है, इस फॉर्मूले में जो इन्वॉल्व G है, दैट इज एक्सट्रीमली लो, तो इसकी वैल्यू भी ना के बराबर आती। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दी एंड। अब पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना रहता है, यहाँ थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आप असल में समझ पाओ कि क्या हो रहा है। एनर्जी की बात हो रही है तो कैसे बात चल रही है। नाउ लेट्स कम बैक टू द बोर्स मॉडल। अब बोर का मॉडल क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और बोर ने तो बताया था कि हम जो भी कह रहे हैं भैया उसी के लिए कह रहे हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। सो कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया। उसका एटॉमिक नंबर Z, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज ऑल्सो Z। अब एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज Ze। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ये बात है तो बहुत कॉमन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से लिख लो क्योंकि अब बात हो रही है एनर्जी की, तो एक बार फिर से सारी बातें लिख ली जाए। कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, तो ये 2-4 एग्जाम्पल हो गए। एटॉमिक नंबर Z, तो प्रोटॉन्स की संख्या Z, तो प्रोटॉन का चार्ज Ze, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। ये कॉमन चीजें हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, समझो। तो जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज लिखा गया Q1, तो Q1 इज Z × E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा गया Q2 विच इज -E। अब पोटेंशियल एनर्जी कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहें, बात बराबर। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी के तो दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होने के चलते केवल और केवल किसको जगह मिलती है? EP को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी वैल्यू क्या पढ़ते हैं हम लोग? KQ1Q2/R। अब Q1 क्या हो गया? न्यूक्लियस का चार्ज, तो Ze। Q2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो -E, तो K Ze × -E/R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? क्या ये न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर अ सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए बात की जाती है, तो
इस बात को लिखें, दिस इज द पीई फॉर अ सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो हो गया -kZe²/r। अच्छा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब अगर इसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखी जाए, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसमें कि न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन भी है, तो भैया न्यूक्लियस तो चलता नहीं है, वो तो रेस्ट में रहता है, सेंटर में बैठा रहता है। तो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0। मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस इज इन रेस्ट, ओनली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। सो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की हो गई -kZe²/r। लेकिन जब बात काइनेटिक एनर्जी की आई तो सिस्टम में जो 2 मेंबर्स हैं, न्यूक्लियस एक मेंबर है, एक मेंबर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस चूंकि रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 और 12 mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करें बच्चों। तो अपने जो 2 मेंबर्स थे, उन दोनों मेंबर्स की जो मिलाकर काइनेटिक एनर्जी आई तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन का ही योगदान रहा। सो दिस इज 12 mv²। अब ये जो 12 mv² होता है, इसी को हम लिख सकते हैं 12 kZe²/r। तो भाई ऐसा कैसे हो गया? क्यों ऐसा लिखे? रीजन है, देखो। रीजन यूं है कि हम अपने बोर के जो 2 फंडामेंटल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको जरा गौर से देखें। तो पहली इक्वेशन है कि kq1q2/r² इज इक्वल टू mv²/r, जो ये बताती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दरअसल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। इवन एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। तो अब q1 q2, तो q1 हो गया z इंटू ई, q2 हो गया e। जब फोर्स की बात करेंगे तो हम केवल मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं बच्चों, लेकिन जब एनर्जी की बात कर रहे थे तो साइन को साइन के साथ लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एनीवेज, तो एक r ये जो है वो इससे गायब हो जाएगा। तो जो mv² है उसकी वैल्यू आ जाएगी kZe²/r। तो इस mv² की जगह ही kZe²/r लिखा हुआ है, कुछ नई बात नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आ गई 12 kZe²/r। अब किसी भी सिस्टम की जो टोटल फिजिकल एनर्जी होती है, दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 12 kZe²/r और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी? -kZe²/r। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो एडिशन से क्या होगा कि ये हिस्सा दोनों में ही कॉमन है, बट यहां एक माइनस का साइन है, +12 है, तो -12 और आ जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आई फॉर अ सिस्टम ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो आती है बच्चों -12 kZe²/r। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई -12 kZe²/r। तो ये जो एनर्जी वाला हिस्सा है बोर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें 3 तरह की एनर्जीज दिखती हैं बच्चों। कौन कौन सी? 1 इज टोटल एनर्जी, इसको नंबर 1 अगर हम कहें। अनदर इज काइनेटिक एनर्जी, इसको नंबर 2 कह देते हैं। एंड द थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, इसको नंबर 3 कह देते हैं। हमें तीनों याद रखने हैं। तो तीनों में ये kZe²/r ये तो कॉमन है, इसको तो आप ऐसे भी मुंह जवानी उस तरह से याद रख सकते हैं कि
ईपी के फॉर्मूले में ही हम लोग पढ़ते हैं के Q1 Q2 बाई आर, तो वहीं से आ गया। के Q1 हो गया जेड ई, Q2 हो गया ई, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब टोटल एनर्जी उसमें -½ है, काइनेटिक एनर्जी में +½ है, और पोटेंशियल एनर्जी में -1 है। इसको हम लोग आगे और थोड़ा सा याद करने का तरीका क्या है पढ़ेंगे। तो तीनों एनर्जीज को अपने को याद रखना है। तो फिलहाल याद रखना एक अलग बात है, लेकिन कैसे ये रिजल्ट आता है ये भी समझना जरूरी। तो अब समझ में आ गया सबको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, है ना। तो आपको याद रखना है टोटल एनर्जी इज -½ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी में बस ये माइनस का साइन हट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में -½ की जगह -1 आ जाएगा, कुछ नई बात नहीं है। अब यहां पर तीनों एनर्जीज एक लाइन से लिखिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई नेगेटिव आता नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ½ mv² हमेशा ही पॉजिटिव होना है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही हो जाती है, तो वो हो गई ½ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब जो टोटल एनर्जी है उसमें बस एक माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो गई टोटल एनर्जी, -½ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें -1 रहता है, तो आपको पहले नंबर पे काइनेटिक एनर्जी ही याद रखनी है, दैट इज ½ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। फिर टोटल एनर्जी याद रख लीजिए, तो उसमें -½ लगा दीजिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बस माइनस का फर्क है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें -1 लगाना पड़ता है बच्चों। तो अगर इन तीन का रेशियो लेते हैं तो 1:-2:1, ये भी याद रखना है। तो ये तीनों फॉर्मूले, अब तीनों में एक भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, और फिर ये रेशियो याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। सो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी ½ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी -के जेड ई स्क्वायर बाई आर, बस हो गया। अब इन तीनों एनर्जी में पूछा जाए कि भैया मैग्नीट्यूड बताइए सबसे ज्यादा किसका है, तो नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन का फर्क है। तो अब थोड़ा ये समझा जाए कि जो टोटल एनर्जी है इसके नेगेटिव साइन का लॉजिक क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव टोटल एनर्जी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एटम का हिस्सा नहीं है, वो बाहर हमने उसको छोड़ दिया, शांति से बैठा हुआ है, यानी कोई सिस्टम नहीं है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी है, न्यूक्लियस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तब वो तो एक इकलौता पार्टिकल हो गया, इकलौता इलेक्ट्रॉन हो गया। रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी सिस्टम में नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एंड इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी जो एनर्जी होगी वो 0 आएगी। तो उस एनर्जी से भी कम एनर्जी होगी अगर वो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर है और वो एटम का हिस्सा है, ठीक। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि negative signs means that the energy of the electron in the atom is lower than the energy of a free electron at rest। और यहां पर एक लाइन लिख लेंगे कि energy of free electron at rest is 0। ना ही उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती, ना ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की 0 है और टोटल इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से इसकी एनर्जी कम होती है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है।
कम क्यों होती है उसका भी रीजन समझ लीजिए, कम का रीजन समझ लीजिए। जैसे हमने कहा भैया ये है तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज, ये है एक प्लस चार्ज। अब अगर आप नेगेटिव चार्ज को छोड़ दीजिए तो इसकी इच्छा होगी कि भैया चलो प्लस के पास चला जाए। तो इन चार्ज पार्टिकल में ये जैसा करना चाहे वैसा इनको करने दिया जाए तो क्या होगा कि ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, यानी इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। भाई जो जैसा करना चाहता है करने दो, तो प्रतिरोध नहीं करता है, और वैसा नहीं करने दोगे तो रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको तुम प्लस से अगर दूर ले जाओ तो क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इससे दूर ले जाने में। तो आपकी मेहनत इस सिस्टम की एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगी। जैसे एक स्टूडेंट एक टीचर है, अब स्टूडेंट की नेचुरल टेंडेंसी, अधिकांश स्टूडेंट की क्या है, पढ़ाई ना करना पड़े, क्लास कम हो भी तो थोड़ी देर की हो, घर का काम तो कभी ना मिले, टेस्ट तो कभी बात ही ना की जाए। तो दीज आर द नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा करने दो तो स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब क्लास ज्यादा हो, खूब रगड़ के क्लास हो, बहुत सारा असाइनमेंट मिले, बहुत सारी शीट सॉल्व करने को मिले, हर हफ्ते टेस्ट होने लगे, हाय राम, तो देखो वो फिर कितना गाना गाएगा, अरे बहुत पढ़ाई होती है और बहुत रगड़ते हैं और फलाना है ढिमका, हम तो कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वैसा, और जो है फिर बहुत तरह की बात करेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन है ये, इसकी इच्छा प्लस के पास जाए, जाने दो, इट इज हैप्पी, स्टेबल, लोअर एनर्जी। इसकी इच्छा के विपरीत उसको ले गए तो तुमने मेहनत की, इससे इलेक्ट्रॉन को बोला नहीं भाई तुम यहां मत जाओ, हम यहां ले चल रहे हैं, वहां चलो, तो ये फिर जो है तुमको तंग करेगा, एनर्जी इसकी बढ़ेगी। वही एनर्जी का मतलब है। तो पहले जब इन्फिनिटी पे था, यहां पे इन्फिनिटी पे था, जब इन्फिनिटी पे था तो क्या था, जीरो एनर्जी थी। अब इन्फिनिटी पे छोड़ दिए तो धीमे 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 प्लस के पास आएगा, तो जीरो से भी नीचे एनर्जी चली जाएगी, यानी नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। ये मतलब है बच्चों, नेगेटिव एनर्जी का मतलब समझ आ गया। अच्छा, ये जो भी मैंने पहले बताया इसी को थोड़ा सा विस्तार से बता दिया गया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वो जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। क्यों? क्योंकि रेडियस इन्फिनिटी है, सॉरी Q1 Q2 का सेपरेशन इन्फिनिटी है, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन हमेशा जीरो होती ही है। अब दोनों जीरो हो गए तो ऐड करने पर भी जीरो ही आना है, सो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। नाउ एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, R decreases, E total becomes larger in magnitude but more and more negative। वही बात है कि जो E total है वो मैग्नीट्यूड में तो बढ़ता है बट नेगेटिव की तरफ जाता है। सो द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाय n इक्वल टू 1। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, ये जैसे जैसे इसके पास जा रहा है और खुश होते चला जा रहा है, इसकी एनर्जी घटती चली जा रही है। तो जब ये सबसे पास पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी सिस्टम की। तो सबसे पास कब रहता है, जो ग्राउंड स्टेट होती है बच्चों, n इक्वल टू 1, है ना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम एनर्जी होगी इस सिस्टम की, और इस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यही तो पढ़ते हैं। तो कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन भाई कहां पे रहे जिससे कि सबसे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में रहे, तो आप कहेंगे सर ग्राउंड स्टेट में डाल दीजिए, न्यूक्लियस के पास बना रहेगा, खुश रहेगा, ज्यादा विद्रोह नहीं करेगा, ज्यादा फड़फड़ाएगा नहीं, तो क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होगी। तो नोट किया जाए। तो
एनर्जी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ता ही है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लोएस्ट वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे ये पास में जाएगा 0 से कम एनर्जी होती चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी होती चली जाएगी, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो बढ़ा। तो वही लिखा हुआ है सामने, as the electron gets closer to nucleus, R decreases, E total becomes larger in magnitude but more and more negative, more and more negative. So most negative energy n equal to 1, which is the most stable orbit or ground state. अब ये जो E total है उसको n के टर्म्स में निकालते हैं, क्या आता है देखें। तो E टोटल का फॉर्मूला -12 kZe²/r, अभी पढ़े थोड़ी देर पहले। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, तो अगर nth ऑर्बिट में है तो Rn की वैल्यू तो जानते ही है क्या होती है, 0.529 × 10⁻⁻10 n²/z² मीटर्स। अब अगर हम E टोटल की वैल्यू देखना चाहें जब वो nth ऑर्बिट में हो, तो ये जो नीचे R है इस R को चेंज कर दीजिए। R की जो वैल्यू पड़ी हमने वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कर दिए तो -12 kZe²/r था, R को R की जगह शिफ्ट कर दिए। चूंकि बाकी सारे SI यूनिट्स हैं तो यहाँ भी जो SI यूनिट में आ रहे उसको शिफ्ट करेंगे, तो 0.529 × 10⁻10 भी लिखना रहेगा, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो फिर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ऊपर SI और नीचे एंगस्ट्रॉम चलेगा नहीं, तो सारे SI यूनिट्स ही लिखने। सो दिस इज योर E टोटल, दिस इज योर E टोटल। अब इसको सॉल्व करना होगा, कैसे, अब फिर समझिए। इस E टोटल के फॉर्मूले में गौर करने वाली बात है कि ये जो K है वो तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁻9। E कांस्टेंट है, 1.6 10⁻⁻19। तो जो वेरिएबल है वो क्या क्या बचा, ये Z और ये N। तो ये जो स्काई ब्लू कलर से मैंने सर्किल किए वो तो कांस्टेंट है, और ये जो नीचे तो कांस्टेंट लिखा ही हुआ है, तो नंबर ही है, ये भी नंबर है। तो इस E टोटल की वैल्यू केवल और केवल किसके टर्म्स में आती है, Z और N के टर्म्स में। बाकी इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला हो, फिक्स्ड ये कांस्टेंट हो जाता है, आगे आते हैं। तो Z और N के टर्म्स में E टोटल भी आ जाता है। तो Z और N के टर्म्स में भी हमने क्या पढ़ा था, V पढ़ा, R पढ़ा, और E टोटल भी Z और N के टर्म्स में ही अपने को याद रखना है। देखो क्या होगा, अब वही जो K की और E की वैल्यूज हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यूज किए तो K यहां पर आ गया, E हो गया, और ये Z²/n² आया, और नीचे जो लिखा था वो लिखा रहने दिए। सो व्हेन यू सॉल्व एवरीथिंग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n²। क्या आएगा, 2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। अच्छा याद करो, V क्या था, 2.18 × 10⁻16 Z/n, और E क्या है, 2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। अब एनर्जी का एक और यूनिट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां लिख दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो अगर 1 जूल की बात करी जाए तो इसमें 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे। तो अगर जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करते हो तो E टोटल की वैल्यू आती है -13.6
Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई टोटल की वैल्यू आती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज नोट करिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जो आपको याद रखना है। V की वैल्यू, R की वैल्यू, E की वैल्यू फॉर nth ऑर्बिट, ऑल थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग बार बार यूज करेंगे। और जूल्स में अगर पहुंचना होगा तो क्या कर दीजिएगा, इसी में आप 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। बट -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम याद होना चाहिए। ई टोटल, दिस इज द टोटल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट। ये टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है क्या? ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी है, जिसमें एक न्यूक्लियस भी और एक इलेक्ट्रॉन भी है। और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है। और इसकी वैल्यू कितनी है? -12 kZe²/r। उसी r को रिप्लेस करने से ये रिजल्ट आया है। जूल में ये आता है और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये आपको याद रखनी है सारी बातें। तो हमने जो En या E टोटल पढ़ा वो पढ़ा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये -13.6 तो कांस्टेंट है, तो जो En है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Z²/n²। तो अगर हम 2E का रेशियो लेंगे तो Z1²/n1² और नीचे आएगा तो Z2²/n2²। तो वो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो पलट जाएगा। तो ये क्या है, कंसीडर 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आयंस। जो पहला एटम या आयन है उसका एटॉमिक नंबर Z1 और इलेक्ट्रॉन n1th ऑर्बिट में है, यानी ऑर्बिट जो है वो n1 है। और दूसरे के लिए एटॉमिक नंबर Z2 है और ऑर्बिट n2 है। बस इतनी सी बात है। पहले के लिए एटॉमिक नंबर Z1 है, ऑर्बिट n1 है। दूसरे के लिए Z2 और n2, दैट्स इट। सो दिस इज अ रेशियो ऑफ 2 एनर्जीज E1 एंड E2। तो En ये याद रखना है, Vn क्या याद रखना है, 2.18 × 10⁻⁶ क्या 6 था, क्या था बताओ जरा, क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, और Rn क्या पढ़े थे, n²/z। ये एंगस्ट्रॉम था। तीनों याद होने चाहिए। अब वही E ऐसे भी लिखा जा सकता है, -2.18 × कितना था, 10⁻⁻80। ये जूल में हो गया। ठीक, बस इतने से ही काम चल जाएगा। ये कैसे आया नहीं आया याद रहे बहुत अच्छी बात है, न याद रहे तो जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले जरूर याद रहने चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्यारे बच्चों, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, डन। अब हम करते हैं क्वेश्चंस जो हमने Z, R, V इनके फॉर्मूले पढ़े। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला याद रहे तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद है मान लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन की बात करी गई तो Z तो एक ही होता है। अब पहले ऑर्बिट की मतलब एनर्जी तो n1,
दूसरे में N2, तीसरे में N3, चौथे में N4। N को चेंज करते चले जाना है। तो -13.6 Z स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा सभी में, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब E1 है तो N की जगह 1 रखेंगे, E2 है तो 2, E3 में 3। सो बस आंसर हो गया। अब अगर आप ये शुरू के 3-4 याद भी रख लें और अति उत्तम। आप याद रख लीजिए, ये तो याद रहना ही है क्योंकि तो -13.6 रहता ही है ना। तो ये वैल्यू तो याद रखनी ही चाहिए कि ये तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जब n क्या है 1, यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। आप ये भी डायरेक्टली याद रखिए, -13.4 -1.51 और माइनस का 0.85। और याद ना रहे, ये तो याद रहेगा ही, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो यहां पहुंच जाइएगा। इसमें 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। इसमें 4 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट ये 2 तो याद रहेंगे ही, -13.6 -3.4। फिर भी अगर आप भूलते हैं तो नो इश्यूज, आप उसमें 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो E3 पर पहुंचेंगे, 4 स्क्वायर से डिवाइड करिएगा E4 पर पहुंचिएगा। ठीक, सो बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो गया, E1 E2 E3 E4 आ गया। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, डन। Now come to the second question. Calculate energy of third orbit of He plus ion. He plus ion के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताइए। अब देखिए क्या फर्क आएगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको कि अगर हम बोर के फॉर्मूले लगाते हैं तो वो तभी लग पाएंगे जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी बात करी जाए। जैसे यहां He प्लस के लिए He प्लस की जगह Li प्लस लिख देते तो क्या बोर का फॉर्मूला लग पाता? नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो लग जाएगा आराम से। अब थर्ड ऑर्बिट और He प्लस, तो Z हो गया हीलियम का 2 और थर्ड ऑर्बिट है तो N हो गया 3। तो E की वैल्यू क्या पढ़ते हो? -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो Z की जगह Z रख दिया, N की जगह N रख दिया, सॉल्व कर दिए, हो गया आंसर। बस हो गया। Z और N को ठीक से रखना है, आंसर लिखना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, दैट्स इट। बट ध्यान रहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज मस्ट, देन ओनली बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल। उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की थी उनके मॉडल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन की ही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तीनों एनर्जी बतानी है, टोटल, काइनेटिक, पोटेंशियल, फॉर सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10। अब जरा सोचो, पहले तो ये जरा सोचें हम लोग कि बोर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी बोर की बात चल पाएगी। मान लीजिए ये कोई एटम A हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसको A9 प्लस कहेंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है तो 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तब बच्चों ये बोर के सांचे में फिट हो पाएगा, तब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे नियॉन होता है तो नियॉन के ऊपर 9 प्लस चार्ज होने चाहिए, तब 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। एनीवेज, टोटल एनर्जी सबसे पहले कैलकुलेट कर ली, -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी कोई पूछे, इतनी ही होगी,
340 हो जाएगा बस। क्या सीखे थे? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में साइन का ही तो फर्क होता है। कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो टोटल एनर्जी का डबल, यानी कि -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया भाई। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है अपने को, -13.6 Z²/n²। काइनेटिक एनर्जी इतनी ही लेकिन प्लस के साथ। पोटेंशियल एनर्जी इसकी दोगुनी, तो दोगुनी कर दी। क्या क्या पढ़ते थे हम लोग? ये पढ़ते थे ना कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। दिस रेशियो इज 1:-2:-1। यही होता है ना, याद रखना है बस, हो गया आंसर। प्लीज नोट किया जाए। देखो कितना आसान है। अब आसान आज की डेट में है क्योंकि आज पढ़ रहे हो, सामने कॉपी है, सर पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूले सब फटाफट समझ में आ रहे हैं। अब ये याद रखना है, एग्जाम तक कैरी करना है। फिर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ एग्जाम। तो रेगुलर रिवीजन बहुत अत्यावश्यक है। चलिए सर, तो मैं डिलीट कर रहा हूं इसको कंप्लीट। ओ अच्छा, ये आगे तो लिखा ही हुआ था, हम लोग पहले निपटा दिए इसको। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, सो विच इज 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times टोटल एनर्जी, सो दिस इज -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग पहले ही कर लिए। अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ and fifth Bohr orbit of Li2+. Again very easy. Beryllium 3+, Z14, N13. Li2+, Z23, N25. E1 by E2 तो Z²/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो Z1², इसको ऐसे समझ लें, Z1² N1² ऊपर आएगा और Z2² N2² नीचे आएगा। बस हो गया। E1 E2 का रेशियो हो गया 400:81। दैट्स इट।